वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स लिटिल चैम्प्स। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते जूम पे पढ़ने की वजह से कभी वीडियो ना मिल पाने की वजह से आप लोगों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है उसमें मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगी आप लोगों की, जिससे आप साइंस को थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकें। टीचर नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो हम ऐसे पढ़ेंगे और मैं इसी के चलते आपकी मेंटर बनना चाहूँगी। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी, कुछ ने वेदांतु के सब्सक्रिप्शन भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ रह गए हैं उनकी हेल्प के लिए अब हम शुरू करते हैं अपनी साइंस की वीडियो। कि मैं MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और 10th में मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे, शायद 100। तो चलिए अब थोड़ा साइंस की दुनिया में एक्सप्लोर करते हैं और आपको चैप्टर 5 समझाते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले क्या हुआ, एक बार रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बना रहे थे वो। तो वो क्या हुआ, उन्होंने ना जो बॉटल्स होती है ना, आपने देखी होंगी, बॉटल्स के ऊपर जो कैप लगाते हैं बंद करने के लिए, वाइन्स की बॉटल में ज़्यादातर, तो उन्होंने क्या किया, उसकी स्लीव कॉर्क जिसको बोलते हैं उसकी एक स्लाइस ली और फिर उसको अपने वो जो माइक्रोस्कोप बनाया था ना उसमें देखा। जब उन्होंने उसमें देखा तो उनको एक खाली चैम्बर से दिखे, वो कुछ इस तरीके से लग रहे थे। ये थोड़ा टेढ़ा है शायद, लेकिन आपको देखने में कैसा लग रहा है, ये कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा नहीं? हाँ, तो कुछ ऐसे ही उनको लग रहे थे। और पता है आपको, वो खाली चैम्बर से थे तो उन्होंने लैटिन की वर्ड में उनको नाम दे दिया सेलुला। तो तभी से ये वर्ड पड़ गया सेल, और हम अभी भी इसको वही बुलाते हैं। तो 1665 की बात है ये, जब उन्होंने ऐसा किया था। फिर क्या हुआ, फिर एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने उनसे भी बड़ा काम किया, उन्होंने थोड़ा अच्छा सा माइक्रोस्कोप बनाया। अब इस अच्छे से माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अब इन्होंने तो डेड देखी है ना, अब कॉर्क की तो डेड हो गई थी, उन्होंने देखी लिविंग सेल। तो सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखी, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक ने। और ऐसे ही आपकी बुक में कुछ नाम हैं जिन्होंने कुछ काम किए, लेकिन हमको याद तो करना पड़ेगा ना। आप सबकी बुक में पता है आपको एक एक्टिविटी दी है, इतनी बोरिंग भी नहीं है वैसे वो। तो उसमें क्या है, आपको ना प्याज छीलनी पड़ेगी, प्याज उसको छीलेंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप में लगाएंगे, फिर उसमें देखेंगे। मतलब उसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस भी है, जैसे छीली, फिर आपने उसको पानी में रख दिया, मर ना जाए बेचारी, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो पता है आपको ना कुछ सिमिलर से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जैसे कि रॉबर्ट हुक को दिखाई दिए थे। अरे वाह, आप तो साइंटिस्ट हो। चलो देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी प्याज ले लो, चाहे छोटू सी चाहे बड़ी सी, पर आपको स्ट्रक्चर तो ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और पता है उन स्ट्रक्चर्स को सेल ही बोलते हैं। और हम ना अलग अलग चीज़ों को ले लें, चाहे अपने मुंह के ना जो चीक्स होते हैं ना जिसमें हम टॉफ़ी दबाते हैं, उसके स्क्रैपिंग ले लें आइसक्रीम स्टिक से, उसमें देखें, उसमें भी ऐसे ही दिखेगा। मतलब थोड़ी डिफरेंट टाइप की सेल होंगी, पर होंगी वो सेल ही। तो ये सब कुल मिला के एक बात है कि सब जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। क्यों फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि देखो जब ना, मतलब ये ज़रूरी है, बेसिक है, स्ट्रक्चर भी इसी से बनता है और फंक्शन भी इसी से होते हैं। अगर इसको भी तोड़ दिया जाए तो ना तो कोई काम हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। तो इसलिए सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। तो मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, तो चलो वो बोरिंग नाम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के याद करते हैं। सबसे पहले थे रॉबर्ट हुक, जो तो तुम्हें पता ही है, 1665। फिर आए हमारे एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक, जो कि हमारे थोड़े से बाद आए उनके। इसके बाद आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस बताया। तो इधर जब पास आओ, देखो ये जो कुछ डार्क सा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, थोड़ा सा डार्क स्टेन, तो उन्होंने बोला न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है और आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे शायद। और इसके बाद
परकिंजे आए, उन्होंने पता है क्या दिया, उन्होंने बताया कि इसमें ना, आओ पास आओ, इसमें ना ये जो है ना ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा हल्का सा कुछ भरा रहता है, उसको उन्होंने नाम दिया साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ही बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रिमिटिव टर्म है प्रोटोप्लाज्म असल में। फिर इसके बाद आए श्लीडियन और श्वान, इतना बढ़िया बढ़िया नाम वाले। तो श्वान जी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने की थी प्लांट पे डिस्कवरी, और श्वान भाई साहब उन्होंने किया हमारे एनिमल पे। तो स्लीडियन और श्वान ने दोनों ने मिलकर साथ में एक थ्योरी दी, जिसका मतलब जिसको बोलते हैं हम सेल थ्योरी। उन्होंने उसमें बताया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल्स। फिर इसके बाद आए बर्चियो जी, उन्होंने क्या किया, इनकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो सेल है ना नॉन एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मतलब अब जब एक बार जो सेल बन चुकी है ना, इससे ना इसकी डॉटर सेल बनेंगी, एक सेल इधर एक सेल इधर, जो आप अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो बेसिकली उन्होंने ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया कि हम पुराना वाला टेलीफोन यूज़ करते थे, उससे हम मोबाइल यूज़ करेंगे। मतलब उसमें उन्होंने बताया कि ये जो एक है उसी से ये दो बनती हैं, और उनका नाम हमने दिया, और वो दिया बर्चियो जी ने। तो हमने सारे जिनके नाम थे हमने याद कर लिए साइंटिस्ट के। ये कुछ है जो आपको याद रखने, आओ पास देखो जरा। बाकी आप बुक में अंडरलाइन तो कर ही सकते हैं। तो ये कुछ है जो आपको याद करने हैं। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पे। क्या सेल एक ही टाइप की होती है जैसे हनीकॉम्ब में? ना 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 ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं सेल, और इसके लिए मैं आपके उस पर एक डाल दूँगी, तो वो आपको शो हो जाएगी। चलिए अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। पता है आपको, अब हम इतने मतलब कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, तो हमारे काफ़ी सारी सेल्स हैं, तो उन सेल्स का ना पता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि एक सेल होती है तो उसी को सारे काम करने पड़ते हैं, जब कोई सिंगल रहता है तो उसको सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अब घर में सब हैं, मम्मी पापा दादी दादा, तो मम्मी के लिए घर का काम, पापा बाहर जाके काम करेंगे, और दादी दादा बच्चों को खिलाएंगे। ऐसे ही हमारी सेल्स भी करती हैं। अब सेल्स थोड़ी सी और बड़ी, जैसे शादी समारोह याद है आपको, जिसमें दादी नानी चाचियाँ सब मिलके खाना बनाती हैं, सारे जेंट्स मिलके तैयारी करते हैं बाहर के काम की। तो ऐसे ही हमारी सेल ना ग्रुप बना के तैयारी करती हैं, मतलब काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि जैसे हमारे शरीर में देख लीजिए, हमारे पास सेल मिल मिल के एक टिश्यू बना ऑर्गन बनाती हैं, जिसको बोलते हैं लिवर, और वो एक काम करता है। और कंबाइंड होके बनाती हैं हार्ट, वो एक काम करता है। तो इसको ही बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी। तो आपका हो गया अब डिफ्रेंशिएशन। अब हम देखते हैं सेल आखिर बनी किससे है, इसको हम देखना चाहेंगे ध्यान से। तो आइए ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताती हूँ। ये हमारी सेल हो गई। तो मैं ये बार बार जो बाउंड्री सी बना रही हूँ ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सभी सेलों में होती है। इसके बाद एक जो डार्क सा होता है ना, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके बाद और ये जो प्यारा सा जो भरा रहता है, फ्लूइड सा बहता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम सेल ऑर्गेने बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, 3 कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में क्या होती है, एक वॉल होती है जो कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप सबको तो पता ही होगा, कॉम्प्लेन जो पिया है, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट वगैरह जैसे घी वगैरह, ऑयल, तो उसी के टाइप हैं प्रोटीन और लिपिड। अब पता है आपको, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ना, ये देखो इतने, और ये एक देखो, ये हमने ना एक मेम्ब्रेन मतलब एक थोड़ा पार्टीशन कर दिया, तो ये ना यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो हमारी जो सेल है ना, प्यारी सी सेल, उसमें ना ऑक्सीजन और CO2 आते हैं। तो वो ऑक्सीजन CO2 आपको पता है कि गैस है, तो वो किसके प्रोसेस के थ्रू आते हैं, वो आती है डिफ्यूज़न के थ्रू। मतलब कि बाहर क्या होता है, O2 ज़्यादा होती है और हमारी सेल को चाहिए, तो O2 ऐसे बहते बहते अंदर पहुंच गई और CO2 बन गई हमारी सेल में। ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और जो आपको आप बाद में पढ़ोगे। CO2 बहती बहती बाहर आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, बच्चों थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि पहले आपको थोड़ी आवाज़ कम आ रही हो, अब शायद थोड़ी ठीक हुई होगी। कुछ गड़बड़ के कारण ऐसा हो गया था, बोला ना पहली वीडियो। तो आओ लिटिल चैम्प्स, नई चीज़ देखते हैं। तो मैंने आपको डिफ्यूज़न तो बता ही दिया।
इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। थोड़ी सी सुनने में कठिन है पर इतनी भी नहीं। उसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। अभी मैंने ये बताया था ना, इसमें अच्छी सी एक अच्छी खासी मेम्ब्रेन सी होती है। उसमें क्या होता है कि ये हमारा प्यारा सा वाटर है, वाटर, ये वाटर ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब इसके ज़्यादा वाटर के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के कम कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। और पर पता है इसको ना टेक्निकल टर्म वाले कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अब वाटर ज़्यादा है तो देखो, इधर आओ, पास आओ, थोड़ा सा समझाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ है। क्या होता है, हमारा एक बीकर है, ये प्यारा सा गिलास है जो तुमने लिया। अब इसमें तुमने क्या किया, पानी मिलाया और इसमें अपनी क्या डाली, शक्कर डाली, और हमने एक शरबत सा बनाया, ठीक है। अब तुम ही बताओ, शक्कर ज़्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कि नहीं, है ना, और शक्कर कम होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो वो लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो वो शक्कर की बात कर रहे हैं, शक्कर को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है अगर ज़्यादा है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन और कम है तो लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मूव करता है। तो देखने में उल्टा लगता है पर नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। और किसके थ्रू होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। अब हम नए टॉपिक पे देख। बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना ऑस्मोसिस में तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दी है, उसमें क्या करोगे, तुम अंडा लोगे, ऑमलेट नहीं बनाओगे यार, अंडा लोगे, मतलब स्कूल्स में अंडा ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे HCl, और फिर क्या होगा, उससे ना जो शेल है ना वो हट जाएगी और एक पतली सी लेयर तुम्हें दिखाई देगी उसमें। इसको तुम ऐसे ऐसे मत करना, उसके संग अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, अपन अंडे को लेंगे और ये जो तुम्हें प्यारे से 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, मान के चलो उसमें उतने सॉल्यूट्स हैं, मान लो, और बाहर है अपना बढ़िया एकदम शक्कर की चाशनी बना के तुमने डाल दी। तो क्या हुआ, इस कंडीशन में जो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने क्या कहा था, याद करो, चलो थोड़ा सीधा करते हैं इसको। बाहर सोल्यूट ज़्यादा यानी पानी कम, और अंदर सोल्यूट कम यानी पानी ज़्यादा। तो डिफ्यूज़न के अकॉर्डिंग हमारा डिफ्यूज़न उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से कम में, तो पानी ज़्यादा से कम में यानी पानी आएगा बाहर। जैसा कि जो मैंने एरो बनाया है उसके अकॉर्डिंग बाहर जाएगा। तो अगर पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा, हमारा अंडा है ना सिकुड़ जाएगा। अब दूसरी प्रोसेस करेंगे, अब दूसरा अंडा लेना पड़ेगा। अरे यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देखते हैं एक्सपेरिमेंट। उसमें हम क्या करेंगे कि ना, मान के चलो हमने उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन बनाई जितनी अंदर है, तो क्या होगा, पानी वैसे आ जा रहा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म यानी नेट मूवमेंट जो है ना इसमें, वो 0 हो जाएगी, यानी कि पानी आ भी रहा होगा और जा भी रहा होगा। पर नेट मूवमेंट मतलब कि जैसे यहाँ पे तुम्हारे 4 फ्रेंड्स खड़े हैं और 4 फ्रेंड्स उधर खड़े हैं, तो एक ने इधर छलांग लगाई, फिर एक ने इधर छलांग लगाई, तो तुम देखोगे 4 तो है दोनों जगह, नेट मूवमेंट 0 हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे आइसोटोनिक में नेट मूवमेंट 0 होती है। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। एक के कंपेयर में अब हम तीसरा अंडा लेते हैं, अपना तीसरा और कुर्बानी देते हैं तीसरे अंडे की। अब उसमें क्या किया हमने कि ना, जो अंडा लिया ना उसको किस में डाला हमने, ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें ना थोड़ी सी शक्कर डाली, कंजूसी कर ली। अब क्या होगा, अब वही मेरा पुराना वाला कि मतलब लो सॉल्यूट यानी कि पानी ज़्यादा, पानी बहुत सारा और अंदर पानी कम, ज़्यादा से कम की ओर चलो यानी कि अंदर। तो अब अंडा बड़ा हो जाएगा यानी कि स्वेल हो जाएगा अंडा। तो ये हमारी 3 एक्टिविटी थी, और इस केस में हम जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। और अगर आप अपनी साइंस की बुक से थोड़ा सा देख लोगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो आपको हम देखेंगे एक और मेम्ब्रेन जिसका नाम है सेल वॉल, जो कि प्लांट और फंगस में पाई जाती है। फंगाई ग्रुप, फफूंद, ब्रेड में जो लग जाती है फफूंद, उसमें। तो जो सेल की होती है जो मतलब वो अलग चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और फंगाई की थोड़ी अलग चीज़ से बनी होती है। पर ये सेल वॉल है ना, सब चीज़ को एंटर करती है। जैसे हमारी वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना, वो सिलेक्टिवली परमीएबल थी, मतलब कुछ को आने देती थी, कुछ को नहीं आने देती। आपकी बुक में ये क्वेश्चन है। तो सिलेक्टिवली परमीएबल, पानी को तो आने ही देती है ये लोग। सेल वॉल थोड़ी सी टफ होती है, और ये ना सब चीज़ को, ज़्यादातर चीज़ों को आने देती है। एक टर्म है आपकी बुक में प्लाज्मोलाइसिस, वो क्या होता है, आइए गौर से देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ना हम क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आपको पता ही है अच्छे से हाइपरटोनिक क्या है, जो सेल के कंपेयर में बाहर जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो। तो अब क्या है, पानी कम है और अंदर हमारी प्यारी सी सेल है। ये जैसे मान के चलिए सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो अब पानी क्या होगा, बाहर क्या है, पानी कम है तो बाहर आ जाएगा। तो हमारी सेल ना कुछ देर बाद ऐसी दिखेगी। कुछ देर बाद हमारी सेल ऐसी दिखेगी। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये थोड़े थोड़े जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पोर्शन होंगे ना, वो छूट जाएंगे। जो सेल वॉल है ना, उससे जो थोड़े थोड़े टुकड़े दिखाई देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चिपके हुए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये एक टर्म है। अब हम इसके बाद आते हैं, क्या हुआ, अब हम ये मेम्ब्रेन्स हमारा हो गया। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। तो जो बीच में जो तुम्हें थोड़ा सा डार्क पोर्शन सा दिख रहा था ना अपने पुराने डायग्राम्स में, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या हुआ, जो बैक्टीरिया की सेल है ना, बैक्टीरिया, जर्म्स, डिटॉल, कुछ याद आया? हाँ, तो वही वाले जो बैक्टीरिया जो सेल है ना, उसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये हमारी सेल है, इसमें ना जो न्यूक्लियस होता है ना, ये थोड़ा सा डार्क पोर्शन होता है, ऐसे 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 डार्क पोर्शन, और इसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड डला रहता है, सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसको प्रिमिटिव, पुराने टाइप का न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। अब इसके बाद आता है यूकैरियोट। उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन ना जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी सेल, प्लांट्स की सेल, अपने आसपास वाले प्लांट, उनकी सेल। तो वो जो सेल्स मतलब न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है ना, तो अब उसमें अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो वो अच्छा है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस है, और उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे, यूकैरियोट। ओके। अब आपकी बुक में ज़्यादातर डिफरेंस पूछे जाते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस। तो साइज़ का हम अंतर बता सकते हैं। बैक्टीरिया की सेल बताओ बताओ कितनी छोटी होगी, कितनी छोटी? उसका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। मतलब आपकी आंखों से तो दिखना नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको हम। हमारी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लैब्स में उसको दिखाया जाता है। और यूकैरियोट थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो उसका साइज़ होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर पता है ना आप? तो आपको बताते हैं माइक्रोमीटर क्या होता है। माइक्रोमीटर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, 10⁻⁻6 मीटर। ये थोड़े से मैथमेटिक्स वाली मतलब मैथमेटिक वाली टर्म है, मीटर और माइक्रोमीटर। तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अब हम, जो आपको मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बताया था ना, तो उसका मैं आपको डिफरेंस शो होगा आपको अभी स्क्रीन पे, और उसके बाद उसका डायग्राम भी आपको शो कर देंगे। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद करो मैंने कैसा बताया था, एक फ्लूइड सा जो था वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है, सेल के सर्वाइवल के लिए भी उसको भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो उसमें ना जो उनकी हेल्प करती है ना, साथी हाथ बढ़ाना, तो जो उनके साथी हैं ना, वो उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो वैसे बड़े होते हैं, तो अपन बड़े जब हो जाते हैं तो बड़े में और बड़े डिस्क्रिप्शन आते हैं, पर आपकी बुक में कुछ थोड़े से दिए हैं। तो अब हम उन कौन कौन से होते हैं। ईआर क्या होता है? ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का होता है ये, एसईआर और आरईआर। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर बताओ बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे वाह, आप तो होशियार हो गए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसमें क्यों बोलते हैं उसको रफ? कब बोलते हैं हम किसी चीज़ को रफ? जब मेरी जो ये बोर्ड है, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं इसको स्मूथ बोलूँगी, पर इसमें ना कुछ होते हैं फाइन ग्रेन्यूल्स। आपने वो वाली आइसक्रीम खाई है चॉकलेट सेंटर क्रीम वेल की? उसमें वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऐसे उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं आरईआर। अब ये राइबोसोम नाम की चीज़ क्या है यार? राइबोसोम असल में एक हेल्प करते हैं सेल की। क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री।
फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसे ही फैक्ट्री है, उनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और आप बड़े क्लासेस में इसका और अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो हमारा ER है, एक चीज़ और करता है, क्या करता है, प्रोटीन लिपिड से बना हुआ कुछ बनाता है। याद करो क्या था वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है वो। इसके बाद हम आते हैं सेकंड, हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, जिसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। गजनी बॉडी नहीं, गोल्गी बॉडी। तो अब ये क्या था, ये क्या है, आइए बताती हूँ। गोल्गी बॉडी सेल के अंदर, हमारी प्यारी सी सेल के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। ऐसे और भी हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो शेल जो प्रोटीन बनी थी ना राइबोसोम से, अभी बताया था, उसको ये थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, जैसे प्रोटीन कुछ ऐसी बनी, अब उसको थोड़ा संवारेंगे, है ना। उसके बाद ये कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसमें प्रोटीन में, जिससे प्रोटीन स्टेबल हो सके, है ना, खोखला नहीं रहे। और उसके अलावा भी ये जो चीज़ें हैं उसको ना सीक्रेट कराएंगे। तो इसमें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, इन्हीं के थ्रू, ER के थ्रू भी बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्गी एपरेटस, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा बताओ। इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ढूंढा था, उनका नाम था गोल्गी, कैमेलियो गोल्गी। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्गी एपरेटस। उन्होंने एक रिएक्शन भी दी थी जिसको कहते हैं ब्लैक रिएक्शन। उसमें पता है क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को हम डालते हैं सेल के ऊपर, और सेल की जो ब्रांचेज होती हैं वो हमें पता पड़ती हैं, उसको बोलते हैं रेमिफिकेशन। मतलब डिफरेंट मतलब ऐसे सेल की ब्रांचेस नहीं, मतलब सेल में ऐसे फैल जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। पता है तुम्हें, गोल्गी जी ने एक चीज़ शेयर करी थी, शेयरिंग इज अच्छी बात होती है ना। तो उन्होंने पता है क्या शेयर किया था, नोबेल प्राइज शेयर किया था, जिसके साथ उनने किया था नोबेल प्राइज शेयर काजल के साथ। अरे उनका नाम बहुत बड़ा है तो काजल याद रखते हैं, CAJAL वाला काजल, वो काजल अपनी वाली नहीं, बॉलीवुड वाली काजल, वो नहीं, उनके साथ थे। और उन्होंने ना नर्वस सिस्टम का बताया था, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लैप फॉर हिम। अब हम लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम पता है क्या करता है, जो सेल में एक बार ख़राब चीज़ आ जाती है ना, उसको, या फिर सेल के ही किसी ऑर्गन को जो कि थोड़ा सा ऐसे बूढ़ा सा हो गया है, काम नहीं कर रहा है, उसको अगर ये इनगल्फ कर लेना तो डाइजेस्ट कर देता है, एकदम तोड़ फोड़ देता है, और सेल को मटेरियल दे देता है और नए बनाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं, अगर ये पता है खुद से ही फट जाए ना तो सेल मर जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल पता है ना तुम्हें, सुसाइडल बैग। इसके अलावा दो स्ट्रक्चर और होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये दोनों ही ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन और एक और मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं ये दोनों ही चीज़ें। और इसमें खुद का DNA भी होता है, DNA। और ये DNA तो मैं आपको बताना भूल ही गई, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड टर्म तो बताया ही था ना। उसमें दो टाइप के होते हैं, RNA और DNA। ये जो DNA है ना, ये मतलब कॉम्पैक्ट हो के ना एक स्ट्रक्चर ऐसे ही फैला होता है नॉर्मल में, हमारी सेल नॉर्मल है, रेस्टिंग स्टेज, ऐसे ही फैला होगा, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जब हमारी सेल डिवाइड होती है ना, तब ये ना थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में, 23 पेयर्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसमें DNA होता है, वो उसके खुद के कुछ प्रोटीन बना सकता है, सारे नहीं, कुछ प्रोटीन उसके सेल से ही बनते हैं। मतलब सेल के अंदर एक ऐसा मेहमान रह रहा, मतलब मेहमान है उसका, मतलब मेहमान नहीं, उसका पार्ट, जो कि खुद का प्रोटीन बनाता है। पर सारे प्रोटीन इससे ही नहीं बनते, न्यूक्लियस से भी कुछ प्रोटीन बनते हैं। पता है इसको और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एनर्जी किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। रुपया करेंसी, एनर्जी करेंसी, मतलब जब हमारी तो यही काम करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है।
जैसा कि मैंने आपके पास्ट ईयर पेपर में देखा, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बारे में काफ़ी पूछा गया है अभी रिसेंटली, और हमारे टाइम में भी काफ़ी पूछा गया था। प्लास्टिड क्या होता है? मैंने आपको बोला ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें भी खुद का डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम भी होते हैं। ये आप बाद में पढ़ोगे कि कैसे क्योंकि ये हमारी सेल में कि क्लोरोफिल होता है और वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं टाइम के साथ, जैसे कि कच्ची कैरी कन्वर्ट इनटू मैंगो, येलो, तो ऐसे चेंज हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और प्यारा सा ऑर्गेनेल आता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मतलब हिंदी में देखा जाए इसको बोलते हैं रिक्तिका। मतलब जो भी चीज़ सेल में निकली वो भरने के लिए खाली, मतलब ये खाली होता है वैसे तो, और टाइम के साथ साथ भरता जाता है और बड़ा होता जाता है, और ये एक प्रेशर बनाता है जिसको बोलते हैं टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर, और ये आप फर्दर 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है पूरी चैप्टर, और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। छोटे क्वेश्चन बीच में दिए हैं, यदि आपने मेरी वीडियो अच्छे से सुनी होगी तो उन क्वेश्चंस के जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। एक डिफरेंस तो मोटा मोटा सही है, बताओ। सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। बाकी डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे अभी शो होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में डिफरेंस। एक डिफरेंस बताया था मैंने आपको मैथ से रिलेटेड, बताओ क्या? दोनों का साइज़ का डिफरेंस, और बाकी भी इसके जो डिफरेंस है अभी आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिसका नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई तो क्या होगा? सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, और जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, कुछ को आने देती है और कुछ को जाने देती है, तो वो नहीं हो पाएगा, सब चीज़ बाहर निकल जाएगी, सेल का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर गोल्जी बॉडी ना हो, रजनी बॉडी नहीं, गोल्जी बॉडी अगर ना हो तो क्या होगा? जो प्रोटीन हमारी बनी उसको संवारेगा कौन? मॉडिफिकेशन जो करता है वो गोल्जी अपरेटस ही करता है, इसलिए जो संवारने का काम है गोल्जी अपरेटस का है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एटीपी बनाता है? इसलिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, लिपिड और प्रोटीन किसके कंपोनेंट थे? ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट थे। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये कौन बनाता है? ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है जो अभी तक थोड़ी सी छूट गई थी हमसे, अब हम उसको कवर करेंगे। आओ इधर, अमीबा पता है आपको क्या होता है? ये ना पानी में डला रहता है, अमीबा ऐसे ही पड़ा रहता है। अमीबा है ना, ये पानी में पड़ा रहता है, और पता है इसको अगर फूड चाहिए होगा ना तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? आओ ज़रा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक फूड पार्टिकल है, जैसे कि तुमने अंकल चिप्स खाया और उसका एक टुकड़ा पानी में गिरा दिया, वहीं पे ये अमीबा था। अमीबा क्या करेगा, मतलब अंकल चिप्स तो मजाक के लिए, लेकिन जो इसका फूड होगा वो क्या करेगा, ये क्या करेगा अमीबा हमारा, कि ना इसके चारों ओर एक ना मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा। ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे वे में करेगा कि ये ऐसे ऐसे करके मेम्ब्रेन बनाए। तो ये जो ऐसे बढ़ा रहा है ना अपनी जो अपनी मेम्ब्रेन को बढ़ा के इसको इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं शूडोपोडिया। शूडो मतलब फॉल्स फीट बनाएगा। और ये है हमारा फूड पार्टिकल, ये लाइसोसोम दोनों कंबाइन होंगे तो लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर देगा और अमीबा को अपना फूड मिल जाएगा। ये है न्यूक्लियस, ये हमारी पूरी सेल है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, शायद मैंने आपको ये टर्म मिस कर दिया हो तो आपको बता दूं, जो सेल जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से सर्वाइव करते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो कई सारी सेल से करते हैं उनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। मल्टीसेलुलर में प्लांट्स आते हैं, हम आते हैं, और ये अमीबा है पैरामीशियम चप्पल के जैसा होता है, उसको स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आपकी बुक में क्लेमाइडोमोनास भी दिया है, तो कुछ एग्जांपल दिए हैं जिसको आप याद करें तो अच्छा है। और ये है शूडोपोडिया। मैंने अब अमीबा की फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को जान लिया है। इसके बाद आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है ऑस्मोसिस को हमने वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं।
और अपनी बुक से उसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें क्या करते हैं, पोटैटो लेते हैं, हाँ आलू को ना 4 चीज़ें करते हैं उसमें, मतलब 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD। आलू को ना सादा एक कंटेनर में रख देते हैं, उसमें दूसरे में क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, तीसरे में सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, और चौथे में उनको आलू को उबाल के पराठे नहीं बनाते, उसको भी सॉल्यूशन में रखते हैं, शुगर सॉल्यूशन में। तो अब उसमें क्या होता है, जो ए है उसमें तो कुछ है नहीं, अपने घर में भी तो रखे रहते हैं आलू, बड़े होते हैं छोटे होते हैं नहीं ना, तो ऐसे ही उसमें कुछ नहीं होगा। जो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में है वो आलू स्वेल हो जाएंगे, क्यों, ऑस्मोसिस की वजह से। और इसके बाद जो चौथा है उसमें ऐसा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं हुआ इसमें ऐसा, क्योंकि जब हमने आलू को बॉईल किया ना, तो जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो कुछ टूट गई, जो पोटैटो है वो स्वेल नहीं होगा। अब आप चारों को कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा, वैसे इसको कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल मतलब हम ऐसे ही देख रहे थे कि कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा स्वेल, नहीं, तो नॉर्मल में नहीं स्वेल होगा, दोनों में स्वेल होगा और इसमें स्वेल नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और आपके जो डाउट्स हैं आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आप इसको अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए और इसके साथ साथ अपने लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।